नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों आपने उत्तराखंड एलटी परीक्षा की, क्योंकि दोस्तों आपके उत्तराखंड एलटी के फॉर्म आने वाले हैं नवंबर में। आयोग ने दोस्तों इसको अपने कैलेंडर में मेंशन किया है और डेफिनेटली दोस्तों आपको उत्तराखंड एलटी की दोस्तों एक भर्ती देखने को मिलेगी और मार्च 2024 में आपके एग्जाम को शेड्यूल किया गया है। अब ऐसे में काफ़ी कम समय है। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि एक बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है। उत्तराखंड एलटी में दोस्तों 30% की टीचिंग एप्टीट्यूड आती है और इसके लिए दोस्तों हमने विशेष सीरीज आपके लिए चला रखी है। आज हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जिसका पार्ट है 17। इससे पहले दोस्तों हमने 16 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अभी तक अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा कि उत्तराखंड एलटी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्नों का लेवल है और इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आज भी दोस्तों हम आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्पेशल मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने 30 प्रश्न दोस्तों रखे हैं बिल्कुल उत्तराखंड एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज की क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना करें। 30 के 30 प्रश्नों को दोस्तों अटेम्प्ट करें। लास्ट में आपका स्कोर कितना रहता है ये भी दोस्तों जरूर हमें बताएं और कमेंट जरूर करें। और क्लास पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षण अभिरुचि पर आधारित मॉडल पेपर 2024। दोस्तों ये भाग है 17। इसमें दोस्तों हमने 30 प्रश्नों का संकलन आपके सामने रखा है। सभी दोस्तों आपके पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आएगा। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जॉन डीवी या फिर जेबी वॉटसन? हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ बिहेवियरिज्म? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जॉन डीवी या फिर जेबी वॉटसन? तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है जेबी वॉटसन, यानी कि जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन दोस्तों व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 1930 में बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की दोस्तों स्थापना करी थी। ठीक है ना। अब इसमें जैसे विलियम जेम्स है दोस्तों और इसके अलावा दोस्तों जॉन डीवी हैं, ये दोस्तों आपके प्रकार्यवाद से दोस्तों संबंधित है, यानी कि फंक्शनलिज्म से दोस्तों ये आपके संबंधित है। जबकि विलियम वुंट है दोस्तों ये आपके संरचनावाद से संबंधित है, कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो जेबी वॉटसन है दोस्तों ये व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड इज नॉट साइकोमोटर? सोचना, लिखना, गेंद फेंकना या फिर खेलना? थिंकिंग, राइट, थ्रो द बॉल एंड प्ले? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सोचना, यानी कि थिंकिंग। देखिए मनोगत्यात्मक जो भी आपकी क्रियाएं होती हैं दोस्तों, इसमें कौन सी आती हैं? गामक क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो गामक क्रियाएं दोस्तों जैसे कि आपका लिखना, तैरना, गेंद फेंकना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ठीक है, चलना, चलाना, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा? गामक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। जबकि सोचना दोस्तों क्या है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक, तो ये दोस्तों आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं एवं एवं कौन कौन है? पहला ऑप्शन है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, टीचर स्टूडेंट कोर्स या करिकुलम कहेंगे आप, सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, प्रिंसिपल्स टीचिंग पर्पस या ऑब्जेक्टिव, शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक एजुकेशनल मैथोलॉजी एंड टीचर, इसके अलावा महत्व शिक्षक वस्तुनिष्ठता यानी कि इंपॉर्टेंस टीचर एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन कौन है दोस्तों? वो है टीचर, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है ना। इसको किसने बताया था दोस्तों? जॉन डीवी ने बताया था। ठीक है, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमार्गीय बताते हुए इसका उल्लेख किया है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4,
निम्न में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, वैसे मोशन बोलेंगे इसको, ठीक है, ये थोड़ा सा इंग्लिश में आप इसको इग्नोर करेंगे। संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होता है, ठीक है, तो ये आपका मोमेंटम नहीं होगा, ये मोमेंटम है फिजिक्स का थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। संवेग, ये यहाँ पर जो संवेग है दोस्तों आपका क्या है, एक्चुअली इमोशन है, ठीक है ना। तो संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज है, यानी कि इमोशंस आर जनरली द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। प्रत्येक संवेग अनुभव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। एवरी इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। इमोशंस आर परमानेंट, इमोशंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इमोशंस की विशेषता नहीं है। तो देखो, इमोशंस आर जनरली द प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। और प्रत्येक संवेग अनुभव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ये भी दोस्तों करेक्ट है। इसके अलावा संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। इमोशंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन संवेग स्थायी होते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। संवेग दोस्तों क्षणिक होते हैं, ठीक है ना, एक समय पर उत्पन्न होते हैं फिर अगले पल में समाप्त हो जाते हैं। तो संवेग कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। आपके इमोशंस हमेशा स्थायी थोड़ी रहते हैं, ठीक है, उसमें चेंज आते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतरता का अनुसरण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट फॉलो कंटिन्यूटी। एक सेकेंड, डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। विकास की कोई दिशा नहीं होती। द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल। विकास की दर भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। विकास निश्चित क्रम या स्वरूप का अनुसरण करता है, या फिर डेवलपमेंट हैपन्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सीक्वेंस और पैटर्न। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा दोस्तों इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विकास की कोई भी दिशा नहीं होती। देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज अ राइट आंसर। ये दोस्तों विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। विकास में हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि इसमें आता है सिफेलोडोकोल, ठीक है, ये सिफेलोडोकोल कोडल, ठीक है। इसके अलावा प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। ये दोस्तों दो सिद्धांत है जो कि बताते हैं कि विकास की क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में दोस्तों आपका विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपने ध्यान में रखना। जैसे अगर हम बात करें सिफेलोकोडल में, तो जैसे इसमें बताया गया है कि जो विकास है दोस्तों कहाँ से होता है, मस्तिष्क से लेके पांव की ओर को होता है, ठीक है। जबकि प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है कि भैया विकास क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर को होता है, ठीक है। तो पहले आपके आंतरिक अंगों का विकास होता है, फिर जाते जाते आपके कहाँ की ओर होता है, मतलब कि बाहर जो उंगलियां हैं, जो आपके मतलब बाहरी जो अंग है उनका विकास होता है, ठीक है ना। यानी कि विकास मध्य से बाहर की ओर को जाता है। और ये भी दोस्तों आपका जो आपका है सिफेलोडोकोडल, इसमें दोस्तों सिंपली बताता है कि विकास मस्तिष्क से नीचे की ओर को जाता है, पांव की ओर को जाता है, ऊपर से नीचे की ओर को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न सूची 1 को सूची 2 से आपने दोस्तों सम्मिलित करना है और क्या इसका राइट आंसर है वो बताना है। तो आप इसका ऑप्शन दोस्तों यहां पर आपको दिए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4, आपने बताना है कि 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। ये किसके द्वारा दोस्तों दिया गया था? ये आपका वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों जो वाइगोट्स्की का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत, ये कि कोहलबर्ग के द्वारा दोस्तों दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों जो कि आपका पियाजे के द्वारा दिया गया है। और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत
साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो डेवलपमेंट है वो दोस्तों आपका फ्राइड के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगोट्स्की, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोवलबर्ग, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये आपका पियाजे के द्वारा दिया गया है, जबकि थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दोस्तों दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन से क्या बनता है, सेकंड, फिर आपका फर्स्ट आता है, फिर फोर्थ आता है, देन थर्ड। ठीक है, तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अगेन दोस्तों आपने क्या करना है, फिर से विकास के सिद्धांतों को मिलाना है। ठीक है, करेक्ट तरीके से। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नेम द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, थ्योरी आपको बता रही है, विकास के सिद्धांत आपको दिए हुए हैं और सिद्धांत की दोस्तों यहाँ पर व्याख्या की गई है। ठीक है ना, तो जैसे आपका पहला है, ठीक, समीप दूराभिमुख दिशा। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, समीप दूराभिमुख दिशा, मतलब कि जो मैंने आपको दोस्तों बताया था अभी आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डी वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद फिर सिर पदाभिमुख दिशा यानी कि हेड फेसिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो हेड फेसिंग डायरेक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिर से पैर का क्रम। ठीक है, इसके अलावा अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं यानी कि इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और इसके अलावा अंतराव्यक्तिक वृद्धि यानी कि इंटरपर्सनल ग्रोथ, जो कि दोस्तों क्या होता है, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों इसका DABC इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका जो समीप दूराभिमुख दिशा है, ठीक है, यही दोस्तों आपका क्या था, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिंपल सी बात है, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि जो शरीर का विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर को होता है। ठीक है ना, निश्चित दिशा होती है। सिर पदाभिमुख दिशा मतलब कि सिफेलोकॉडल। ठीक है, सिफेलोकॉडल, तो सिफेलोकॉडल सिंपली क्या कहता है, विकास सिर से पैर की ओर को होता है। ठीक है, इसके अलावा अंतःव्यक्तिक विभिन्नताएं यानी कि जो मानव का विकास होता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास होता है। ठीक है ना, इसके बाद अंतराव्यक्तिक यानी कि एक ही व्यक्ति है उसमें भी अंदर क्या होती है, कई सारे डिफरेंस पाए जाते हैं एक ही क्षेत्र में। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप हो सकता है कि आप गणित में तेज हो सकता है फिर आप सोशियोलॉजी में आप थोड़ा कमजोर हो सकता है आप फिजिक्स में अच्छे हो, या फिर आप हिस्ट्री में कमजोर हो, तो वही कह सकते हैं कि अंतराव्यक्तिक यानी कि आप मनुष्य के अंदर भी क्या होते हैं, कई तरह के डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल ग्रोथ वही वाली चीज है कि किसी बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है, ये सिंपली बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो क्या बैठेगा दोस्तों, DABC बैठ रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, द प्रोसेस इन विच अ पर्सन लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर एंड नॉट थ्रू द डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, दिस इज सामाजिक अधिगम यानी कि सोशल लर्निंग, या फिर प्रायोगिक अधिगम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आकस्मिक अधिगम इंसिडेंटल लर्निंग, या फिर अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग भी आप इसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सामाजिक अधिगम। ठीक है, जब व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, तो उसको हम सामाजिक अधिगम की श्रेणी में डालते हैं। किसके द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है, यानी कि सेकेंडरी रेनफोर्सर या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी रेनफोर्स, श्रेणियां, भोजन, धन, प्रशंसा, ग्रेड्स, फूड, मनी, प्रेस। ठीक है,
तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है भोजन। देखिए जो भोजन है दोस्तों आपका सेकेंडरी प्रबलक नहीं है, ये दोस्तों आपका क्या है, प्राइमरी होता है, यानी कि प्राथमिक पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। ठीक है, प्राथमिक है। बाकी दोस्तों आपके जो श्रेणियां हैं या धन है या प्रशंसा है, ये सभी दोस्तों आपके इसके अंतर्गत आता है, सेकंड रेनफोर्सर के बीच में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम धीरे धीरे होता है ना कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? अधिगम धीरे धीरे होता है, ठीक है, ना कि अंतर्दृष्टि युक्त। लर्निंग इज ग्रेजुअल एंड नॉट इंसाइटफुल। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट? बीएफ स्किनर, आईपी पावलोव, ईएल थॉर्नडाइक या फिर जेबी वॉटसन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों क्या कहा था कि जो अधिगम है दोस्तों वो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, यानी कि क्रमिक प्रक्रिया, दोनों इन्होंने बोला है। तो क्रमिक प्रक्रिया है तो दोस्तों ये क्या है, धीरे धीरे होता है, ना कि सूझबूझ से आप, या फिर ना अंतर्दृष्टि युक्त भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, शक्ति की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों कि जो पुनर्बलन है संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। संशोधित प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम या फिर प्रभाव का नियम। एक बार इंग्लिश में देखेंगे, रेनफोर्समेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप while punishment does nothing on the strength of the relationship. This law of learning is known as, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दोस्तों संशोधित प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ मॉडिफाइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपली ये कह रहा है कि जो रेनफोर्समेंट है वो संबंध, किसके बीच में संबंध? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है उसकी शक्ति को दोस्तों ये बढ़ाता है, जबकि जो दंड है उसका संबंध की शक्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों ये नियम दिया था 1930 में दोस्तों, इन्होंने इस पर अनुसंधान किया था, रिसर्च की थी, और इस पे दोस्तों इन्होंने प्रभाव के नियम को बताया था। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली ये बताया कि जब हम पुरस्कार देते हैं तो उससे बंधन सुदृढ़ होते हैं, लेकिन दंड से कमजोर हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दंड जरूरी नहीं है कि उनसे कमजोर हो जाए, लेकिन पुरस्कार से संबंध और प्रगाढ़ या आप कह सकते हैं मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 12। रचनावादी उपागम में ई 5E का सही क्रम क्या है? 5E का सही क्रम क्या है दोस्तों, आपने बताना है। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5E इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविटिव अप्रोच में क्या क्या है? देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, खोज, संलग्न, विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन, संलग्न खोज, विस्तार, व्याख्या, मूल्यांकन, संलग्न खोज, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन, ये दोनों एक जैसे ही हो गए शायद। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या, ठीक है, संलग्न खोज, व्याख्या है यहाँ पर, विस्तार, मूल्यांकन, संलग्न खोज, मूल्यांकन, व्याख्या, विस्तार। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से 5E का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5E का जो सही क्रम है वो है ये वाला, यानी कि सी वाला, संलग्न खोज, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन। ठीक है, तो संलग्न खोज, व्याख्या, विस्तार, मूल्यांकन दोस्तों ये रोजर बाइकी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 5E दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप इसको ये सिंपली कह सकते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, इसके से क्या मतलब आएगा? एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। ठीक है, मतलब ई से इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, इसके अलावा जैसे अगला आएगा दोस्तों एक्सप्लोर। ठीक है, यानी कि खोज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आएगा तीसरा व्याख्या, यानी कि एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी थोड़ा इंग्लिश में ये प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 5E क्या है। इसके बाद दोस्तों विस्तार, विस्तार को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है,
एंड इसके बाद दोस्तों आपका आएगा मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन। सो क्लियरली आप दोस्तों देख सकते हैं कि 5E बन रहे हैं। पहला आएगा एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेज संलग्न। दूसरा आपका आएगा एक्सप्लोर यानी कि खोज करना। तीसरा एक्सप्लेनेशन व्याख्या। इसके बाद एक्सटेंशन यानी कि विस्तार एंड देन इवैल्यूएशन। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं दोस्तों इस तरह से आते हैं। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच में जो 5E है उसका क्रम। तो पहले आप एंगेजमेंट होगा, फिर आपका एक्सप्लोरेशन होगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, देन आपका एक्सटेंशन होगा, देन इवैल्यूएशन होगा। सो इट इज अ राइट ऑर्डर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वो औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। एंड हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विकास और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। देखिए, पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विकास, सोशल साइंस और साइंस में उसके ग्रेड कम है। उसके गणित में काफी ग्रेड अच्छे हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में किसकी अधिक संभावना है? रवि इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट करता है कि जो वो आपका एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस बच्चों की श्रेणी में आता है। हाउएवर लेकिन उसकी ग्रेड रीडिंग में, स्पेलिंग में, सोशल स्टडी में एंड साइंस में काफी लो है। हिज मैथ ग्रेड्स आर वेरी हाई। रवि इज गुड इन राइटिंग स्किल्स। रवि हैज मोर चांस। क्या क्या हो सकता है उसमें? डिसकैलकुलिया हो सकता है, डिसग्राफिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है या फिर डिसफेजिया हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात है भाई, गणित में अच्छा है तो डिसकैलकुलिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसके अलावा उसकी राइटिंग भी अच्छी है तो लेखन संबंधी विकृति भी नहीं हो सकती यानी कि डिस्ग्राफिया। इसके अलावा दोस्तों उसको अगर आप देखें तो डिस्फेजिया, बोलने संबंधी विकृति, वो तो दोस्तों यहाँ पर कहीं पर उसका जिक्र किया नहीं गया है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो उसको पढ़ने और सामाजिक विज्ञान में उसका ग्रेड काफी कम है। इसका मतलब है कि उसको पढ़ने संबंधी विकृति हो सकती है यानी कि सी वाला ऑप्शन डिसलेक्सिया दोस्तों इसका करेक्ट है। डिसफेजिया भी दोस्तों नहीं हो सकता, वो बोलने संबंधी विकार है जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, राइटिंग स्किल उसकी अच्छी है, मैथ्स उसकी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि उसका डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया तो हो ही नहीं सकता। डिसलेक्सिया सिंपली ये इंडिकेट करता है पढ़ने में, वर्तनी में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड काफी कम है। यहाँ पर दोस्तों उसको दिक्कत आ रही है तो डिसलेक्सिया उसमें होने की संभावना रहेगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपको अगेन सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है और सही उत्तर का आपने चयन करना है। आप देखेंगे दोस्तों जो कार्ल रोजर है, कर्ट लेविन है, बंडूरा है, ब्रूनर है और इनके दोस्तों आपने क्षेत्र देखने हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। तो जो कार्ल रोजर है दोस्तों आप देखेंगे तो ये दोस्तों आपका एक सेकेंड, सॉरी, ये दोस्तों आपका आएगा कार्ल रोजर दोस्तों आपका आएगा मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिटिक में दोस्तों आपका कार्ल रोजर का योगदान है, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड दोस्तों, यहां पर इसको साइको नहीं, ये होगा दोस्तों स्व सामर्थ्य सिद्धांत यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी, ठीक है। ये मनोविश्लेषणात्मक में तो आपका सिगमंड फ्राइड आएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर आपका जो फिर इसके बाद आता है दोस्तों कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का दोस्तों आपका किसमें आता है? ये आता है मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक में आपका एक सेकेंड दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको सही माफी चाहूंगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहां पर से। तो जो कार्ल रोजर है दोस्तों वो आपका आएगा सेल्फ इफिशिएंसी थ्योरी यानी कि स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका कर्ट लेविन है तो ये दोस्तों आपका आएगा कार्य क्षेत्र के सिद्धांत में। और इसके अलावा जो बंडूरा है, बंडूरा तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि ये आपका किस में आता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ब्रूनर है दोस्तों वो आपका किस में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ब्रूनर का आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या क्या बनता है दोस्तों? कार्ल रोजर का आपका सेल्फ एफिशिएंसी थ्योरी यानी कि थर्ड वाला, कर्ट लेविन का आपका स्कोप थ्योरी कार्य क्षेत्र सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और ब्रूनर का संज्ञानात्मक का। तो मनोविश्लेषण यहाँ पर से हट जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर क्या बनता है? ये बनता है तीसरा,
पहला, दूसरा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप इस तरह से समझ जाएंगे। ठीक, तो क्लियर आंसर क्या है दोस्तों, यहां पर से आप क्लियर देख सकते हैं। एक तो थर्ड बनेगा, फिर फर्स्ट आएगा, एंड देन इसके बाद सेकंड एंड देन फिफ्थ। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। मिलान दोस्तों आपने करना है, मैच द लिस्ट, मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, मांग सिद्धांत और पदानुक्रम उपयोग। इसको आपने दोस्तों फिर से मिलान करना होगा। तो इस बार मनोविश्लेषण सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर साफ साफ है, यहाँ पर आपके सिगमंड फ्राइड दोस्तों साफ साफ दिख रहे हैं। तो सिगमंड फ्राइड यानी कि ये वाला तो फोर्थ ऑप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत यानी कि जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी है, जो कि आपका जुंग के द्वारा दोस्तों दी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है मांग का सिद्धांत। मांग का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपका आता है A.H. मुरे के द्वारा, और पदानुक्रम उपागम जो कि विलियम जेम्स के द्वारा दोस्तों दिया गया है। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से देखा जाए तो क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर से पहले का आपका चौथा है, इसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है यानी कि मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत, वो आपका किससे मिला हुआ है, जुंग से, यानी कि थर्ड, फोर्थ, थर्ड, इसके बाद फिर सेकंड एंड देन वन। ठीक है, तो उल्टा ही हो गया। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड वन, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हर्षित सामाजिक, बहिर्मुखी और स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है। हर्षित इज सोशल, एक्सट्रोवर्ट एंड affectionate. Sheldon's according to which category does he fall in? तो शेल्डन्स के अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी में आएगा, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, पिकनिक या फिर एक्टोमॉर्फिक। देखिए शेल्डन ने दोस्तों शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का दोस्तों वर्गीकरण किया था। इसमें कौन कौन आते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके एक्टोमॉर्फी आते हैं, ठीक है, मेसोमॉर्फी आते हैं, एंडोमॉर्फी आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, यानी कि पिकनिक। ठीक, तो इसमें दोस्तों आपका क्या है, हर्षित सामाजिक है, बहिर्मुखी है और स्नेहशील है। तो ये दोस्तों आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका सॉरी यहाँ पर मैंने पिकनिक बोल दिया, यहाँ पर हो जाएगा आपका एंडोमॉर्फिक। ठीक है, एंडोमॉर्फिक के अंतर्गत दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। दिस इज एंडोमॉर्फिक। हर्षित इज सोशल, एक्सट्रोवर्ट एंड एफेक्शनेट। तो शेल्डन अकॉर्डिंग टू शेल्डन के उससे ये किस कैटेगरी में आएगा, तो दोस्तों ये आपका आएगा एंडोमॉर्फिक श्रेणी में आएगा। ठीक है ना, तो इसमें इन्होंने कौन कौन से बताए थे दोस्तों, आपका एक तो जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, तो एक्टोमॉर्फिक दोस्तों आपके किस तरह से होते हैं, निराशावादी टाइप के होते हैं। ठीक, निराशावादी और असामाजिक टाइप के होते हैं। ठीक, और एकांत प्रिय इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं। ठीक, इसके बाद जैसे हम एक्टोमॉर्फिक हो गया, इसके बाद दोस्तों आता है मीसोमॉर्फिक। तो मीसोमॉर्फिक आपके साहसी, निडर, सक्रिय, आशावादी टाइप के होते हैं, कर्मठ होते हैं काफ़ी। ठीक है, जबकि एंडोमॉर्फिक दोस्तों आपके क्या होते हैं, ये आपके सामाजिक, स्नेहशील टाइप के, तो बहिर्मुखी होंगे ये। ठीक है, और इस टाइप के दोस्तों स्नेहशील टाइप के ये होते हैं। ठीक, तो ये आपकी तीन कैटेगरी है। तो मैंने उसको पिकनिक थोड़ा गलत तरीके से कर दिया, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तित्व की वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है। ये किसने व्याख्या किया है, ये किसने बताया है। व्यक्तित्व वह विशेषता है, पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अ पर्सन्स बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज एस्टिमेटेड, हु हैज एक्सप्लेन्ड
कैटल, आल्पोर्ट, वॉटसन या फिर आइजैक। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है कैटल। तो कैटल के द्वारा ये दोस्तों आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्तित्व के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बालक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो ये पूछ रहा है कि व्हाट एज ग्रुप वाज केप्ट बाय बालक फॉर कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस टेस्ट ऑफ चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड फॉर पर्सनालिटी मेजरमेंट। ठीक, तो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट दोस्तों, जो CAT के नाम से दोस्तों हम इसको जानते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? कितनी वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए दोस्तों ये रखा गया था? तो ये दोस्तों रखा गया था 3 से 10 साल के आयु के लिए। जो CAT परीक्षण है 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है। ठीक है, तो बालक हैं इसको बनाने वाले, इसका प्रतिपादन करने वाले। ठीक है, इसमें जानवरों के 200 चित्र होते हैं, तो 10 जानवरों के चित्र होते हैं, तो इसके आधार पर ही दोस्तों व्यक्तित्व मापन किया जाता है बच्चों के लिए। तो CATs, ठीक है, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अगेन दोस्तों आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सूची से मिलान करने वाला। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपको बताना है कि सूची 1 का सूची 2 से आपने मिलान करना है। और आपके सामने दोस्तों यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी है दोस्तों। यहाँ पर का पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया गया दोस्तों, ये आपका क्रिश्मर के द्वारा है। तो पिकनिक, एस्थेटिक, एथलेटिक, डाइप्लास्टिक। ठीक है, तो सूची 2 से आपका मिलान करना है, आपको बताना है कि जो पिकनिक प्रकार होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, क्रिश्मर के द्वारा दोस्तों ये वर्गीकरण किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में। और इससे पहले वाला हमने देखा था शेल्डन का। ठीक है ना, तो क्रिश्मर के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पिकनिक हैं, पिकनिक वाले किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? छोटा कद। जो पिकनिक होते हैं वो छोटा कद, चौड़ी छाती, लोकप्रिय टाइप के होते हैं, शॉर्ट, ब्रॉड चेस्टेड एंड पॉपुलर टाइप की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं एस्थेटिक। जो एस्थेटिक होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कमजोर, लंबे, संवेदनशील और पतले टाइप के। तो वीक, लॉन्ग, सेंसिटिव एंड थिन। इसके अलावा एथलेटिक, एथलेटिक जैसे नाम से पता लग रहा है, मजबूत, गठीला शरीर, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी। डाइप्लास्टिक दोस्तों क्या होते हैं? मिश्रित प्रकार के, जैसे ऊपर के तीनों के प्रकार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 बिल्कुल सही बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? फोर्थ वाला, 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ये आपके सिंपली। तो पिकनिक छोटे कद के, चौड़ी छाती वाले लोकप्रिय लोग होते हैं। एस्थेटिक कमजोर, लंबे, संवेदनशील और पतले टाइप के लोग होते हैं। एथलेटिक मजबूत, गठीले शरीर वाले होते हैं, जबकि डाइप्लास्टिक ये चारों प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, मतलब मिक्स टाइप के। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कैटल ने, स्टर्न ने, बिने ने, थॉर्नडाइक ने। कैटल, स्टर्न, बिने, थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को दिया था। सबसे पहले 1905 में ही दोस्तों इन्होंने पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण का दोस्तों निर्माण किया गया था। उसके बाद उन्होंने मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को दोस्तों दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 12 से 16 वर्ष की बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न वो है दोस्तों। तो चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। विच टेस्ट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द डॉक्टर एस जलोटा इन हिंदी फॉर चिल्ड्रन? 12 से 16 साल की एज के लिए डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा दोस्तों परीक्षण बनाया गया था। और इस परीक्षण का दोस्तों नाम क्या है? इस दोस्तों परीक्षण का नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सिंपल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा दोस्तों बनाया गया था। भारतीय परीक्षण है दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न के अराउंड पे होते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं दोस्तों 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं? भाटिया बुद्धि परीक्षण भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके 5 उप परीक्षण होते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सही रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 11 से लेके 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दोस्तों ये परीक्षण लिया जाता है, उन्हीं के लिए दोस्तों उपयोगी है। इसके 5 दोस्तों उप परीक्षण है, जिसमें
कोहल ब्लॉक डिजाइन परीक्षण आता है, ठीक है, फिर पास लॉक परीक्षण आता है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है, फिर इसके अलावा तत्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। इस तरह से दोस्तों आपके आते हैं 5 इसके उप परीक्षण है जो कि आपने ध्यान में रखने होंगे। इससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न आने की संभावना रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, ठीक है, जो जिसका समायोजन हो गया हो। व्यवहार में लचीलापन होना बिल्कुल होगा। स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, वो तो समायोजित व्यक्ति की निशानी है। स्वयं के मजबूत पक्ष और सीमाओं की जानकारी होना, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होगा, ये भी सही होगा। महत्वाकांक्षी का अति उच्च स्तर होना, यानी कि हैविंग वेरी हाई लेवल ऑफ एम्बिशन इज नॉट राइट। तो ये अगर कोई व्यक्ति है वो समाजित व्यक्ति है तो वो उसमें हमेशा क्या होता है, महत्वाकांक्षा का संतुलित स्तर रहता है, ठीक है। अति उच्च स्तर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अति उच्च स्तर होगा तो फिर वो समायोजन कर ही नहीं पाएगा। तो वो हमेशा क्या होगा, संतुलित स्तर होगा, ना वो अति महत्वाकांक्षा रखेगा, और एक बिल्कुल संतुलित स्तर पे रहेगी उसकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस उसके संतुलित स्तर पे रहेंगे। अदरवाइज वो समायोजन कैसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। रक्षा युक्तियां हैं, रक्षा युक्तियां क्या है भाई, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, या टिप्स आर। सामाजिक प्रक्रिया है, परामर्श प्रक्रिया है, अहम सुरक्षात्मक या फिर संवेग प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये है क्या, ये आपकी जितनी भी रक्षा युक्तियां हैं दोस्तों क्या होती हैं, अहम सुरक्षात्मक यानी कि ईगो प्रोटेक्टिव होती हैं। फ्राइड के द्वारा दोस्तों इनको अहम सुरक्षात्मक बोला गया है, ठीक है। तनाव से दोस्तों आपको ये मुक्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक बालक की गणित विषय में उपलब्धि उच्च स्तर की, खेलों में रुचि औसत स्तर की तथा सृजनात्मकता भिन्न निम्न स्तर की है, किसका उदाहरण है। एक बालक है जो कि गणित में उसकी बहुत अच्छी उपलब्धि है, लेकिन खेलों में रुचि उसके औसत स्तर है, और क्रिएटिविटी लेवल भी उसका काफी लो लेवल का है, ठीक है ना। एक चाइल्ड है, अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स इज ऑफ हाई लेवल, इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स इज ऑफ एवरेज लेवल एंड क्रिएटिविटी इज ऑफ लो लेवल। ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, अंतर व्यक्तिक भिन्नताओं का, अंतः व्यक्तिक भिन्नताओं का, सामान्य व्यक्तिक भिन्नताओं का, या फिर अपेक्षिक व्यक्तिक भिन्नताओं का। तो ये दोस्तों सिंपल सा है कि किसका है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतः व्यक्ति भिन्नताओं का, ठीक है। इसको हम जनरली क्या बोलेंगे, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंट्रा बोलेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रा पर्सनल, तो यहाँ पर दोस्तों इसको सही कर लेंगे, इंट्रा पर्सनल। इसको मैं काट लेता हूं, यहाँ पर क्या आएगा, इंट्रा पर्सनल, ठीक है, यानी कि अंतः व्यक्तिक। तो अंतः व्यक्तिक विभिन्नताओं का दोस्तों ये एग्जाम्पल है। इंट्रा इंडिविजुअल भी आप इसको कह सकते हैं, इंटर नहीं, इंट्रा इंडिविजुअल होगा। और ये इंटर इंडिविजुअल यानी कि दो व्यक्ति हैं, उनमें क्या होती है, कई सारी विभिन्नताएं होती हैं। और ये क्या है, इंट्रा पर्सनल, यानी कि एक ही व्यक्ति है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं, कितने डिफरेंसेस है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने अंदर से ही किस तरह से भिन्न होता है। गणित विषय में उसकी उपलब्धि अच्छी है, लेकिन खेलों में औसत है, वो औसत एवरेज लेवल है, जबकि क्रिएटिविटी तो और भी लो लेवल की है। तो एक ही व्यक्ति के अंदर इतनी सारी भिन्नताएं हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का परीक्षण नहीं है। टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण दोस्तों, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पूछना और अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग, नवीन संबंध या फिर असाधारण प्रश्न, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखिए सृजनात्मक क्रिएटिविटी टेस्ट में जैसे आपका पूछना, अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग, नवीन संबंध, असाधारण प्रश्न, ये इसमें से कौन सा नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टेस्ट ऑफ टॉरेंस क्रिएटिविटी थिंकिंग वर्बल टेस्ट, आस्क एंड गेस, एब्सोल्यूट यूजेस, न्यू रिलेशनशिप या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है नवीन संबंध। ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। जो सृजनात्मक परीक्षण है दोस्तों, इसमें आपका नवीन संबंध नहीं आएगा। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, ये आपका बाकर मेहंदी वाले टेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकर मेहंदी के जो उप परीक्षण है उसके अंतर्गत दोस्तों आता है। जो टॉरेंस है उसके अंतर्गत क्या आएगा भाई, पूछना, अनुमान लगाना, ठीक है, और इसके अलावा कारणों का अनुमान लगाओ, ठीक है, अप्रचलित उपयोग, ठीक है, असाधारण प्रश्न, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस, ये दोस्तों इसके सभी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन नवीन संबंध इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की अमुद्रित सामग्री नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉन प्रिंटेड मटेरियल ऑफ कम्युनिकेशन,
टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो, समाचार पत्र। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन प्रिंटेड मटेरियल ऑफ कम्युनिकेशन? टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो या फिर न्यूज़पेपर। अमुद्रित है, मतलब कि जिसको कि आपको मुद्रण करने की आवश्यकता नहीं है, जिसको छापने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो अमुद्रित सामग्री नहीं है। ठीक, ये मुद्रित सामग्री है। यानी कि मुद्रित सामग्री कौन सी होती है दोस्तों? जिसको आप छापते हैं, समाज पे, मतलब कि समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। ठीक है, प्रिंट कराना पड़ता है। जैसे बुक्स है, बुक्स आपकी प्रिंट होती हैं, न्यूज़पेपर उसको प्रिंट करना पड़ता है। लेकिन टेलीविजन में आपको प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर है उसमें भी आपको प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, वीडियो है उसको प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? जनरली दोस्तों क्या क्या होते हैं आपके जो संप्रेषण है, संप्रेषण के प्रकार में अगर आप उसको डिवाइड करें, एक होता है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम से दोस्तों आप संप्रेषण करते हैं, जैसे कि आप बुक्स के माध्यम से, ठीक है, नोट्स के माध्यम से। ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मुद्रित माध्यम। और एक होगा अमुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम में दोस्तों आपकी क्या हो सकती है? दोस्तों आपकी स्टडी मटेरियल हो सकता है, ठीक है, आपके शोध हो सकते हैं, शब्दकोश हो सकता है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, एटलस है, समाचार पत्र है। अमुद्रित में दोस्तों क्या होगा? जैसे कि आपका रेडियो हो गया, जैसे श्रव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो आपका क्या होगा? रेडियो, जो कि श्रव्य में आता है। टेप रिकॉर्डर। ठीक है, इसके अलावा दृश्य का माध्यम क्या हो सकता है? चार्ट है, ठीक, मॉडल है, स्लाइड है, एपिडियोस्कोप है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? एक ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो में दोस्तों आपका क्या है? यही टीवी है, कंप्यूटर है। ठीक है, मैं आपको ये जो क्लासेस दे रहा हूँ, यूट्यूब है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या है? दोनों ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है। ठीक, तो ये भी मैं आपको एक संप्रेषण कर रहा हूँ। तो मेरा जो संप्रेषण है वो कैसा है? अमुद्रित की श्रेणी में आता है। ठीक, प्रिंटेड नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के देखेंगे, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम, शर्तें या फिर प्राधिकार? भाई, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009, नो स्कूल विल बी एस्टेब्लिश विदाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट? तो इसका राइट आंसर क्या होना होगा दोस्तों? कि बिना किसके नहीं खुलेगा? बिना मान्यता के नहीं खुलेगा, बिना रिकग्नाइजेशंस के दोस्तों नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, आरटीई अधिनियम 2009 में जो आपकी धारा 18 है, उसमें सिंपली ये बोला गया है कि कोई भी विद्यालय है वो बिना मान्यता प्रमाण पत्र के स्थापित नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको स्कूल खोलने के लिए सबसे पहले मान्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश कितनी है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वो कितना रिकमेंड करता है टोटल होमवर्क टाइम फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट? तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 2 घंटे प्रतिदिन, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है भाई, एनसीएफ सिंपली कहता है कि भाई 10वीं और 12वीं के छात्रों को सिंपली आपने क्या करना है? गृह कार्य 2 घंटे का प्रतिदिन देना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपका बनता है। ठीक, तो जैसे जनरली क्या होता है कि छोटी छोटी अलग अलग क्लासों के हिसाब से अलग अलग दिया गया है इन्होंने गृह कार्य। तो जैसे 0 से 2 साल के जैसे बच्चे हैं उनको कोई गृह कार्य देना ही है। अब जैसे 3 से 5 साल तक के, जैसे मतलब 3 से 5वीं तक के पढ़ने वाले जो छात्र हैं, मतलब मैं कहूँगा भाई 0 से लेके 2 तक पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको तो कोई गृह कार्य देना है। 3 से 5 तक पढ़ने वाले हैं तो उनको 2 घंटे प्रति सप्ताह का गृह कार्य देना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रावधान किए गए। तो 10वीं और 12वीं में भी आपके 2 घंटे प्रतिदिन का गृह कार्य दिए जाने का प्रावधान या सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? क्रियात्मक अनुसंधान कई बार दोस्तों इसके बारे में बता चुके हैं। कर्ट लेविन है, स्टीफन एम कोवे, बी आर बकिंगम, स्टीफन एम कोरे। ठीक है, तो विच हु नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन डिड नॉट कंट्रीब्यूट? ठीक है, किसने एक्शन रिसर्च में कंट्रीब्यूट नहीं किया है? सिंपली बात है, कर्ट लेविन है, स्टीफन एम कॉनवे है और वी आर बकिंगम है, और इसके अलावा दोस्तों स्टीफन एम कोरे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है स्टीफन एम कोवे ने कोई इसके विकास में योगदान नहीं दिया है, जबकि कर्ट लेविन है, बी आर बकिंगम है, स्टीफन एम कोरे हैं, इनके द्वारा दोस्तों एक्शन रिसर्च के डेवलपमेंट में योगदान दिया गया है।
तो दोस्तों ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड एलटी एग्जाम से दोस्तों संबंधित थे। आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इस पेपर को डिजाइन किया है। आई होप दोस्तों कि ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। बीच में दोस्तों थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो गए, लेकिन मैंने उनको यहीं पर ही करेक्ट कर दिया है। तो ऐसी जो गलतियां हैं उनको इग्नोर करिए, और डेफिनेटली ये दोस्तों जो आपकी क्लासेस हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आगे भी। तो अगर आपको एक कार्य पसंद आया है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।